हेलो दोस्तों, आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से नहीं बल्कि बहुत समय से हम कक्षा 10 की भूगोल देख रहे हैं और आज हमारा ये भाग 11 आ गया है। तो ये सब आपके प्यार और सपोर्ट से आ रहा है और बहुत जल्द हम पूरी ज्योग्राफी भी कंप्लीट करेंगे। आज लगभग अपना जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो आज हम पढ़ेंगे वन के टाइप और उनके अंदर। ठीक है, अब एक हमने मोटिवेशन कोड लाए हैं हमारी टीम की तरफ से कि सक्सेस की सबसे खास बात क्या होती है कि वो जो मेहनत करने वालों पर फिदा रहती है। फिदा किस पे रहती है? मेहनत करने वालों पे रहती है। ठीक है, और 2 बजे क्लास आती है वर्ल्ड हिस्ट्री की और वहाँ पे चल रहा है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू से लेके अंत तक। आज के वीडियो में हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर के समय किस पोजीशन पे थे, क्या स्थिति थी उन देशों की जो वर्ल्ड वॉर के मुख्य कैरेक्टर थे। ठीक है, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर जाके देखना। और अब आगे देखते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था, जो पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात, उससे आगे देखते हैं। स्लाइड 33वीं थी, हाँ ये रहा। आज देखेंगे वन एवं वन्य संसाधनों के प्रकार और वितरण। हाँ, बात यही है कि जो वन है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधीन है, यानी कि सरकार के उन पर कंट्रोल है। वो या तो सीधा है या फिर किसी माध्यम से, यानी प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, दोनों तरफ से लगभग सारे वनों पर सरकार का अधिकार है। इसलिए सुविधा के लिए सरकार ने इसको 3 भागों में बांटा है: आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन। तो इन तीनों के बारे में आगे देखते हैं। आरक्षित वन, तो देश के आधे से ज़्यादा वनों को आरक्षित वन घोषित कर दिया है और सबसे मूल्यवान वन आरक्षित वन है। ये कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, केरल और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये लोकेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रक्षित वन। ये वहाँ वन विभाग के अनुसार जो देश के कुल वन है उसका 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। ये बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में है। ठीक है, आगे है अवर्गीकृत वन। ओह सॉरी, डिस्प्ले कट गई, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। अवर्गीकृत वन ये क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन अन्य सभी प्रकार जो रक्षित और आरक्षित है उन सभी को छोड़ के जो बाकी है बंजर भूमि के, यानी कि वन बंजर भूमि जो सरकार यानी कि पर्सनल है, जिस पे स्वामित्व या तो सरकार का है या समुदाय का है या व्यक्तियों का है, वे अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में यही वन है और इधर गुजरात में। ठीक है, आरक्षित वन और आरक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र है जहाँ के रख रखाव, मतलब स्थायी और जो आरक्षित और रक्षित वन है उनकी लकड़ी का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर भी अवर्गीकृत वन की जो लकड़ी है उसका हम इमारती लकड़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आज का हमारा मुख्य टॉपिक आ गया। ये आज बार बार सब इस फ्लेमिंग बॉल की करतूत है। इधर रखो इसको। समुदाय और वन संरक्षण। भारत में कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों की सहायता से अपने आवास स्थल के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इससे दीर्घकाल की आवश्यकता पूर्ति होती है। बात यह एकदम प्रैक्टिकली आप देख लो कि वन विभाग के अधिकारी अकेले वनों की रक्षा नहीं कर सकते यदि स्थानीय लोगों ने उनका साथ नहीं दिया तो। यदि उन्होंने नहीं साथ दिया तो वे उसके कट्टर विरोधी होंगे। और जो वन क्षेत्र के आसपास के लोग होते हैं ना, वे बड़े प्रकृति प्रेमी होते हैं। वे वनों को काटना नहीं चाहते, वे हर हाल में वनों को बचाना चाहते हैं।
सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां के खनन कार्य बंद करवाने के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। वहां के स्थानीय लोग सरकार यानी जो कंपनी जो खनन करी है उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं आज भी। हिमालय के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, इसके बारे में डिटेल में आगे बढ़ेंगे। कई क्षेत्रों में वन कटाई को रोकने में कामयाब हो रहा है। साथ ही यह दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को कैसे सफल किया जा सकता है। और अब एक बड़ा आंदोलन था टिहरी उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन। उससे पहले यह है कि अलवर जिला राजस्थान में, ठीक है, 5 गांवों ने 1200 हेक्टेयर को भैरव देव डाकघर सेंचुरी घोषित कर दिया है। टिहरी के किसानों का बीज बचाओ आंदोलन तथा नव दाने ने साबित कर दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जा सकता है और आर्थिक रूप से व्यापारिक कृषि उत्पन्न संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत 1988 में। संयुक्त वन से मतलब है कि वहाँ के स्थानीय लोगों की सहायता लेना। 1988 में उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया, जिसके अंतर्गत आरक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य किया गया, जहाँ के गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई गई और ग्रामीणों तथा वन विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म में कई आदिवासी समुदायों में प्रकृति की पूजा की पुरानी परंपरा रही है। यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग पेड़ों की पूजा करते हैं। अब संयोगी कई रीति रिवाज है जहाँ पे पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। हमारे हिंदू धर्म में हमारे जो आपका भी है जो पीपल है और वट वृक्ष है, इनकी पूजा की जाती है। खेजड़ी को पवित्र वृक्ष माना जाता है पश्चिमी राजस्थान में। भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण में रीति रिवाजों का बड़ा संयोग रहा है। हिंदू धर्म और कई आदिवासी समुदाय ने प्रकृति पूजा करना पुरानी परंपरा है। हिंदू धर्म में हनुमान जी की पूजा होती है जो प्राणी जात का महत्व है। हनुमान जी की पूजा यानी कि बंदरों की पूजा की जाती है। और मुंडा और संथाल झारखंड व उड़ीसा की स्थानीय जाति हैं जो श्री कृष्ण के भक्त हैं और वे मानते हैं कि कदम्ब के पेड़ पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, इसलिए वे उसकी पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। हम में से बहुत व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। इससे पता चलता है कि लोग सदा से वृक्षों को पवित्र मानते थे। इसका यह भी मतलब है कि प्राचीन काल से ही लोग हमारे जीवन के लिए पेड़ों का महत्व समझते थे। आदिवासी लोग तो जंगल को जो पवित्र स्थान होते हैं वहाँ पे लोगों को जाने नहीं देती। वे मानते हैं कि ये इसको अपवित्र कर देंगे। गाँव में अभी भी त्योहार के अवसर पर पशुओं की पूजा की जाती है। कहाँ कहाँ की जाती है आप कमेंट करके बता दें। ऐसी हमारे यहाँ की जाती है। ऐसी परंपरा पशुओं के महत्व और माननीय और समझाती है। राजस्थान का बिश्नोई समाज काले हिरण के संरक्षण के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसका उदाहरण हमने सलमान खान के साथ भी देखा था। उन्होंने बहुत समझाया, फिर भी बिश्नोई समाज के लोग नहीं माने थे। आपको ये स्टोरी बिल्कुल पता है कि काले हिरण को वो आपको पता ही होगा। शायद यही कारण है कि आज भी दूर दराज के गांवों में खासकर जो वनों के निकट है, वनों को स्थानीय लोगों द्वारा भी संरक्षण मिलता है। इससे वन विभाग का काम आसान हो जाता है। अब पीछे दो ही टॉपिक रहा है, एक सामाजिक वानिकी और एक वन वानिकी। सामाजिक वानिकी का मतलब है कि आवासीय स्थल एवं क्रियाकलाप स्थल के आसपास खाली पड़े भूभाग पर फलदार एवं इमारती वृक्षों को लगाना सामाजिक वानिकी कहा जाता है। क्या किसे कहते हैं? जो आवासीय जो घर होते हैं या फिर काम करने के स्थल होते हैं, उनके आसपास जो खाली स्थान पड़ा वहाँ पे इमारती या फलदार वृक्षों को लगाकर जो वृक्षों को लगाते हैं, इसे सामाजिक वानिकी कहा जाता है। इससे ईंधन के लिए लकड़ी, जानवरों के लिए चारा और छोटी मोटी इमारतों की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और इसे राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में बढ़ावा दिया था।
कृषि वानिकी फसलों के साथ साथ पेड़ों एवं झाड़ियों को लगाकर दोनों के लाभ प्राप्त करने को कृषि वानिकी कहा जाता है। इस विधि में खेतों के आसपास पड़े खाली मैदान मेड यानी किनारा होता है जो खेत का, और फसलों के बीच में वृक्षों या झाड़ियों का रोपण किया जाता है। इस विधि द्वारा फसलों के साथ साथ लकड़ी और एवं झाड़ियों का उपयोग किया जाता है। चारे के ईंधन के लिए लकड़ी तथा घरेलू फर्नीचर आदि की जरूरतों को पूरा किया जाता है। अब देखो चैप्टर तो एक हिसाब से कंप्लीट हो गया है। अब इसमें से जो पीछे रह गया है, पीछे तो हमने कुछ नहीं रखा, पर जो मेन इम्पोर्टेंट थे उन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, उसको विस्तार से पढ़ते हैं। पहला आपने पढ़ा था कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ये आया था। इसके इसके क्या पॉइंट थे वो हम देख लेते हैं दोबारा। 6 पॉइंट लिखे हैं। पहला है कि यह अधिनियम जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण को प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत दुर्लभ तथा संकटग्रस्त प्रजातियों का शिकार करना बहुत एकदम प्रतिबंध है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए समिति गठन करता है। पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। जुर्माना भी 10 से 2.5 लाख का है, 1000 से। और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को संसद में पारित होने के बाद देश भर में अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से कई भागों में संकटग्रस्त जीव के संरक्षण के लिए योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है। अब चिपको आंदोलन मैंने कहा था कि पढ़ेंगे, तो यह हिमालय क्षेत्र में बहुत बड़ा आंदोलन था। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण, इसके मेन लीडर यहाँ पे तो हमने मेंशन किया है गोरा देवी और चंडीमल भट्ट को, पर मेन लीडर कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। शुरुआत उन्होंने नहीं की, उन्होंने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन है। यह आंदोलन तात्कालिक उस समय उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में, अब तो चमोली जिला उत्तराखंड में 1973 में 26 मार्च को प्रारंभ हुआ था। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा और गोविंद सिंह रावत ने आगे बढ़ाया। ठीक है। चिपको आंदोलन पे टिप्पणी लिखो, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है। उत्तराखंड के रैनी में 2400 से अधिक पेड़ों को काटा जाना था, जिसे बचाने के लिए गौरा देवी के नेतृत्व में रैनी गांव में 27 महिलाओं ने प्राणों की बाजी लगाकर पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की कटाई को असफल कर दिया। क्योंकि पेड़ों को चिपक कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, इसलिए आंदोलन का नाम क्या हो गया? चिपको आंदोलन। अब हिमालय का एक यव है, ये एक औषधीय पौधा है। अरुणाचल प्रदेश और हिमालय, जो हिमालय पर्वत है इसी क्षेत्र में पाया जाता है, और यहाँ से प्रश्न आ सकता है। ठीक है। हिमालय यव चीड़ की प्रकार हिमालय यव क्या है? चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। यह औषधि पौधा है जो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों की टहनियों और जड़ों से कौन सा रसायन निकाला जाता है? टैक्सोल, तथा इसे कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवा विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली है कैंसर के लिए, और इसका निष्कासन वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। और पिछले 1 दशक में हिमालय क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इसके हजारों पेड़ सूख गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स। देखो, अब आप कहोगे सर प्रश्न नहीं लाए। प्रश्न हम अभी नहीं लाएंगे, पहले एक बार पूरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स पूरी देख लेते हैं, तो फिर इसके क्वेश्चन लाऊंगा और पिछले सालों में पूछे गई, और जो आपके हमारे राजस्थान में, हम राजस्थान के आप होंगे, तो राजस्थान के 33 जिलों के जो पिछले साल अर्धवार्षिक का पेपर हुआ था उनके सारे प्रश्न लाएंगे। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को देखना है, बस इतना करना है आपको। और वीडियो को आज लाइक कर दो, बहुत मेहनत है, बहुत। आज कोई समझने में प्रॉब्लम है तो कोई टेंशन नहीं, वीडियो को दोबारा से देख लो, और दोबारा से समझ नहीं आता तो कमेंट कर दो। कमेंट में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो नेक्स्ट टाइम इस चैप्टर का 1 शॉट लाएंगे, पर अभी 1 शॉट के लिए टाइम नहीं है। अभी नेक्स्ट चैप्टर कल से शुरू करेंगे, वाटर रिसोर्सेज। क्या नाम है उसका? वाटर रिसोर्सेज। आप एक शब्द कॉमन देख रहे होंगे बार बार,
कि ये संसाधन बार बार आ रहा है, पहले चैप्टर में, दूसरे में, तीसरे में। तो संसाधन के बारे में जानना है तो चैप्टर वन का लेक्चर 1 देखो, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है। तो अभी के लिए बहुत आरपी स्टडी YT यदि आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो हमारा ग्रुप आ जाएगा। और तो बस ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर। और IPL में मेरी टीम, फेवरेट टीम, मेरी टीम नहीं, गुजरात टाइटंस जीत गई है। तो जो भी गुजरात टाइटंस के फैन हैं तो बधाई हो आपको भी और मुझे भी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और कंप्यूटर साइंस यानी CS, कंप्यूटर साइंस के भी वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे आपको जल्द, बहुत जल्द।